नमस्कार दोस्तों। उड़ान एस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं मोहम्मद रियाज खान आज आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर जलवायु का एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जलवायु के एमसीक्यूज। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु की विशेषता है। यहाँ पर पूछ रहे भारतीय उपमहाद्वीप, तो आप यहाँ पर समझेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप हम कहते किसको हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से जिन देशों में बारिश होती है उन देशों को हम भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। मतलब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है और उसमें सबसे बड़ी कंट्री अगर देखी जाए तो भारत है, इसलिए इस उपमहाद्वीप को हमने क्या नाम दिया, भारतीय उपमहाद्वीप। तो ये क्या पूछ रहा है कि मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब किस कंट्री से है, भारत से है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषताओं में पूछ रही पहली विशेषता कि भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप के कहने का मतलब अगर मान के चले भारत में, तो भारत में लगभग पूरे वर्ष अपेक्षाकृत उच्च तापमान होता है। ये आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। क्यों? क्योंकि भारत एक कौन से कटिबंधीय प्रदेश में आता है, तो भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश में आता है। और आप जान रहे हैं कि हिमालय, आप जानते हैं कि हिमालय तिब्बत से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और भारत को उष्ण बनाए रखता है। उष्ण होने की वजह से यहाँ पर पूरे वर्ष कौन सा तापमान रहेगा, उच्च तापमान रहता है। ठीक, इसके अलावा शुष्क शीत ऋतु, तो हमारी जो शीत ऋतु है वो कैसी है, आर्द्र ना होकर कैसी है, शुष्क है। ठीक है, यानी हवाओं में आर्द्रता ठंडी के मौसम में नहीं होती। ठीक है, तो शुष्क शीत ऋतु। इसके अलावा उच्च दैनिक तापांतर, भारत को दैनिक तापांतर का मतलब समझिएगा, तापांतर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, और दैनिक तापांतर का मतलब होता है दिन का तापमान अधिक होना और रात का तापमान क्या होना, कम होना। तो भारत में उच्च दैनिक तापांतर, पूरे भारत में उच्च दैनिक तापांतर कहना क्या होगा, गलत होगा। हाँ, थार के मरुस्थल का अगर दैनिक तापांतर की बात करें तो वो उच्च है। धार के मरुस्थल में आपका दैनिक और वार्षिक दोनों ही तापांतर क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, जिनका कारण आगे चल के हम बात करेंगे। वहां पर उपस्थित रेत की वजह से वहां पे दिन का तापमान ज्यादा और रात का तापमान क्या होता है, कम। लेकिन पूरे भारत में ये कहना कि उच्च दैनिक तापांतर होगा, ये आपके लिए गलत होगा। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। मतलब पहला और दूसरा ये दोनों सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपके लिए क्या होगा, सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। तो इसके लिए आपको पूरे भारत में होने वाली वर्षा को समझना होगा कि किन जगहों पे कितनी वर्षा होती है। तो सबसे पहले पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। जहां उत्तरी सह्याद्री में 200, मध्य सह्याद्री में 250 और दक्षिण सह्याद्री में 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो पूरे पश्चिमी घाट में 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो पहला ये सही हो गया। दूसरी बात करें कोरोमंडल तट की, तो कोरोमंडल तट हम किसको कहते हैं, तो तमिलनाडु से लेकर कृष्णा नदी के मुहाने तक के तट को हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। और ये वही जगह है जहां पर सबसे तटीय क्षेत्रों में सबसे कम बारिश होती है। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जो होती हैं वो इस कोरोमंडल तट के, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की जो 2 शाखाएं होती है, जिनमें पहला अरब सागर की और दूसरा बे ऑफ बंगाल की, तो जो बे ऑफ बंगाल की शाखाएं होती है वो इस कोरोमंडल तट के समानांतर आगे की ओर बढ़ती है। समानांतर आगे की ओर बढ़ने की वजह से वो इन तटीय प्रदेशों में बहुत ही कम बारिश करवाती है। तो कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट में सबसे कम बारिश होती है। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर क्या होती है, बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से। इसके अलावा लौटते मानसून से भी यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है। तो फिलहाल अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कोरोमंडल तट में बारिश 50 सेंटीमीटर हो रही है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर पूर्वी के उप हिमालयी क्षेत्र, यहाँ पर उत्तर पूर्वी कह रहा है, उत्तर पूर्वी का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट, और उप हिमालय मतलब हिमालय के दौरान जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र बना, तो ये आपकी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी वाले क्षेत्र की बात हो रही है। और नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी में औसतन कितनी वर्षा होती है, 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा हो रही है। और मेघालय की पहाड़ी की बात करें तो मेघालय की पहाड़ी लिखा हुआ है, लेकिन मेघालय का एक्चुअल पठार होता है। और मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया, जहां पर औसतन 1000 से 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और उसमें भी सबसे ज्यादा वर्षा खासी की पहाड़ी पर स्थित 2 क्षेत्र, एक है मासिनराम और दूसरा है चेरापूंजी, जहां पर 1000 सेंटीमीटर से औसतन ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो पहला, तीसरा और चौथा, तो पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने का कारण।
तो तमिलनाडु तट, जिसको हम कोरोमंडल तट भी कहते हैं, कि शुष्क रहने के कारण पहला, तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है। तो अभी मैंने इसके पहले वाले प्रश्न मैंने आपको बताया कि जो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं हैं, ठीक है, वो समानांतर चलती है कोरोमंडल तट की, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने का मतलब होता है इस जगह का क्या होना, शुष्क होना। ठीक है, अगला स्टेटमेंट कहता है कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरी शाखा के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरी शाखा, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से क्या होती है, वर्षा, जो दो भागों में बढ़ जाएगी, एक अरब सागर की मानसूनी हवाएं और एक हो गई बे ऑफ बंगाल की मानसूनी हवाएं। यह है पश्चिमी घाट और यह है दक्षिण सह्याद्री। अरब सागर मानसूनी हवाएं दक्षिण सह्याद्री से टकराकर पीछे तमिलनाडु में क्या बना रही है, वृष्टि छाया प्रदेश। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरी शाखा के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने की वजह से भी यह जगह क्या है, शुष्क है। तो यहाँ पर पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। याद रखिएगा, अगर हम भारतीय जलवायु की बात कर रहे हैं या मानसूनी जलवायु की बात कर रहे हैं, तो मानसूनी जलवायु से होने वाली वर्षा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्षा होने का कारण ये है, अलग अलग वर्षा होने की वजह से हमारे भारत में अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पर वर्षा अधिक होती है, यानी 200 सेंटीमीटर 100 से 2 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, वहां पे मुख्य रूप से धान की फसल। जहां पे वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है, वहां पे मुख्य रूप से गेहूं की फसल। और जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर या उससे कम होती है, तो वहां पर मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जो क्षेत्रीय विभिन्नता हमारे वर्षा की देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अलग अलग वर्षा वाली जगहों पे अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला, जो कि आपका सही है। दूसरा कहता है कि मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। बिल्कुल, अगर मानसून से अचानक अगर बहुत अधिक बारिश होने लग जाए या फिर बादल फटने जैसी घटनाएं अगर सामने आती है, बादल फटने का मतलब हो रहा है कि अचानक एकाएक अगर अधिक तीव्र गति से मूसलाधार वर्षा हो रही है या फिर अधिक वर्षा हो रही है किसी जगह पर, तो वहां पर क्या होगा, मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होगी। क्योंकि अधिक वर्षा होने की वजह से मृदा अपरदन होती है, जहां पे मिट्टी की ऊपरी परत कट के बह जाती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मृदा अपरदन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है कि अधिक वर्षा होने की वजह से भारत के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या देखने को मिलती है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत की जलवायु की विभिन्नता के कारण यहाँ के भोजन, वस्त्र और आवास में विविधता उजागर होती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जलवायु की विभिन्नता के कारण भोजन, अगर कोई जगह गर्म प्रदेश है तो वहां के खाने का तरीका अलग होगा। ठीक, तो कोई जगह गर्म है, ठंडा है, कहीं वर्षा अधिक हो रही, कम हो रही है, कहीं पर हवाएं आर्द्र है, शुष्क है। ये कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से वहां के भोजन, वहां का वस्त्र और वहां के आवास में क्या देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट क्या है, आपके सही है। इसका मतलब यह है कि उपयुक्त सभी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी आपके सही जवाब होंगे। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं। पहला है अक्षांश, फिर समुद्र से दूरी, देशांतर, वायु दाब और तुंगता यानी कि ऊंचाई। तो आप अगर जलवायु को प्रभावित करने वाले अगर कारकों के बारे में थोड़ा भी जानकारी रखते हैं, तो जैसे जैसे अक्षांश बदलता है वैसे वैसे जलवायु भी बदलती है। जो पहला कारक है अक्षांश, वो आपका सही है। समुद्र से दूरी, तो अगर समुद्र से दूरी की बात करें तो बेंगलोर और मंगलोर एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद एक समुद्र के निकट है मंगलोर, और वहीं पर बंगलोर जो है वो समुद्र से दूर है। तो समुद्र दूर होने की वजह से बेंगलोर की जलवायु और मंगलोर की जलवायु क्या है, अलग अलग है। जहां मंगलोर की जलवायु आर्द्र जलवायु है और बेंगलोर की जलवायु क्या है, शुष्क जलवायु है। तो समुद्र से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है। वायु दाब की बात करें तो यानी कि हवाओं के प्रेशर में, यानी कि दाब में अगर परिवर्तन आता है तो जलवायु भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो ये वायु दाब भी जलवायु प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल होगा। क्योंकि आप समझें कि अगर
किसी हाई टेम्परेचर वाली जगह की बात करें तो वहां पर लो प्रेशर, और लो टेम्परेचर वाली जगह की बात करें तो वहां पर हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर लो प्रेशर के बदलने की वजह से हवाओं के रुख में परिवर्तन आ जाता है। क्यों? क्योंकि हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर बहती है। तो जैसे जैसे प्रेशर बदलती है वैसे वैसे हवाओं की दिशा भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक है, यानी मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। यही वजह है कि एक समय दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम की मानसूनी हवाएं कहलाती है, और वहीं एक समय उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं उत्तर पूर्व की मानसूनी हवाएं कहलाती है। तो ये मानसूनी हवाएं अपनी दिशा बदल रही है सिर्फ किस वजह से? इनके प्रेशर के बदलने की वजह से। तो प्रेशर बदलेगा तो आपकी मानसून की, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून की दिशाएं भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया चौथा कारक, और ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। वहीं पांचवें कारक की बात करें, ऊंचाई यानी तुंगता, तो ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप हिमालय की बात करें तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई अधिक होने की वजह से यहाँ पे शीत जलवायु, मिड हिमालय की ऊंचाई कम होने की वजह से वहां पे समशीतोष्ण जलवायु। वहीं शिवालिक हिमालय की बात करें तो ऊंचाई कम होने की वजह से यहाँ पर उपोष्ण सह शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो आप समझें कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है या कम होती जाती है, जलवायु में क्या होता जाता है? परिवर्तन होता जाता है। और इसके अलावा आप पृथ्वी की सतह से 165 मीटर की ऊपर ऊंचाई पर जाओगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? कम। और जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे उसकी जलवायु भी बदलती जाती है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे जलवायु अलग अलग होगी। लेकिन अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर पृथ्वी पर खींची गई सीधी रेखाएं होती है, और देशांतर के परिवर्तन से समय परिवर्तित होता है, न कि जलवायु। तो देशांतर के बदलने से जलवायु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देशांतर को छोड़कर बाकी सभी कारक वो है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा को छोड़ के चौथा, पांचवा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, जो जलवायु को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। याद रखिए यहां पर बता क्या रहा है? मौसम दैनिक होता है। ये हर दिन बदलने के साथ मौसम क्या हो जाती है? बदल जाती है। और मौसम जो है वो उस जगह के टेम्परेचर, उस जगह के प्रेशर, हवा में मौजूद आर्द्रता, उसकी गति, इन सब पर निर्भर करती है। तो यहां पर एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल, तो मौसम क्या होते हैं? दैनिक होते हैं, और ये एक समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था बताते हैं। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरे कथन की बात करें तो जलवायु, याद रखिएगा 30 साल के औसत मौसम को क्या कहते हैं? उस जगह की जलवायु कहते हैं। जलवायु, वो उस जगह की जलवायु 30 साल तक अगर वहां का मौसम एक जैसा रहेगा, ठीक है, तो वो उस जगह की क्या हो जाती है? जलवायु। जलवायु एक ब्रॉडर कंसेप्ट में देखते हैं और बड़े क्षेत्र की बात करते हैं। तो जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की एक विशाल क्षेत्र की मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का औसत है। ठीक है, तो औसत मतलब समझ रहे हैं, 30 साल के औसत मौसम को अगर जलवायु कह रहे हैं तो ये जलवायु वाला जो कथन है ये भी आपका क्या होगा? सही होगा, क्योंकि जलवायु एक विशाल क्षेत्र की बात करता है और मौसम एक क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही है। इसके बाद मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक ही हैं। बिल्कुल, अगर हम मौसम और जलवायु की बात करें तो दोनों में टेम्परेचर, दोनों का प्रेशर, हवाएं, उनकी उसमें मौजूद आर्द्रता, उसकी गति, इन सब पर ही निर्भर करती है, चाहे वो मौसम हो या जलवायु हो। तो दोनों के जो तत्व हैं वो सेम ही हैं, इसलिए ये आपका तीनों कथन जो होगा वो सही होगा, यानी उपयुक्त सही आपका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के प्रमुख कारण। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के प्रमुख कारण है। पहला कारण कह रहा है कि समुद्र के प्रभाव से दूर स्थिति। तो समुद्र से दूर होना भी आपको ठंडी लाता है। क्यों? क्योंकि बात ठंड के मौसम की हो रही है, तो ठंडी के मौसम में आपका अगर भारत की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि स्थलीय प्रदेश जो होते हैं वो तुरंत गर्म होते हैं और तुरंत ठंड होते हैं। वहीं पर सागर की बात करें तो ये देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। तो अगर स्थल ठंडी के मौसम में तुरंत ठंडा हो गया, मतलब लो टेम्परेचर, लेकिन सागर अभी भी कैसा है? गर्म है। ठीक है, क्योंकि ये देर से ठंडा होती है। तो यहाँ पर कौन सा टेम्परेचर होता है? तुलनात्मक रूप से हाई टेम्परेचर होता है। और हाई टेम्परेचर होने की वजह से अगर सागर गर्म है तो इनके जो तटीय राज्य हैं वो भी अपेक्षाकृत क्या होंगे? गर्म होते हैं। तो ये जो दूरी है समुद्र से वो भी उत्तर भारत को क्या
क्या रखती है, ठंडा रखती है। तो समुद्र के प्रभाव से दूर स्थिति, तो ये आपका पहला कथन सही है। दूसरे कारण की बात करें, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से अगर पूरे भारत में वर्षा हो रही है, फिर 15 सितंबर के बाद ये मानसूनी हवाएं अपने लौटती है, इनका निवर्तन होता है। तो जब ये लौट रही होती है तो इसमें आर्द्रता नहीं होती है, आर्द्रता नहीं होती है, शुष्क होती है, और ये फाइनली भारत से बाहर निकल आती है। लेकिन जो आखिरी शाखा है जो पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है, वो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करते हुए तमिलनाडु तटीय क्षेत्र में क्या करवाती है, वर्षा करवाती है। उस वर्षा को हम उष्ण चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, फिलहाल इससे हमारे उत्तर भारत में ठंडी होने के कोई भी ऐसे स्पष्ट प्रमाण नहीं होते कि इनकी वजह से उत्तर भारत में ठंडी अधिक पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात, हिमालय की श्रेणियां यानी हिमालय पर्वत में अगर स्नोफॉल होगा, हिमपात होगी, बर्फ गिरेगा, तो वो ऑब्वियस ही बात है उत्तर भारत के टेम्परेचर को क्या कर देगा, और ठंडा कर देगा। तो ये हिमालय में होने वाला स्नोफॉल उत्तर भारत की ठंडी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये भी कारण आपका क्या होगा, सही होगा। अगला पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है, और ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होने के बाद एक लो प्रेशर बेल्ट के सहारे भारत की ओर बढ़ती है, और भारत की ओर बढ़ती है, और 3 जगहों पे ये क्या करवाती है, यहाँ पे हिमालय वाले क्षेत्र में स्नोफॉल करवाएगी, मध्यवर्ती मैदान में रिमझिम बारिश करवाएगी पंजाब से लेकर बिहार तक, और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा करवाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 जगहों पे वर्षा करवा रही है। तो इससे भी उत्तर भारत में अगर वर्षा हो रही है पश्चिमी विक्षोभ से, तो ऑब्वियसली बात है वो टेम्परेचर को और क्या कर देगी, लो कर देगी। तो ये भी एक कारक है जो उत्तर भारत में ठंड को क्या करता है, बढ़ाता है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये आपके सही होंगे, और दूसरा नहीं होगा। तो यहां पर पहला, तीसरा, चौथा यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये स्पष्ट देख लीजिएगा कि कथन के सत्य होने की बात कर रहा है कि असत्य होने की बात कर रहा है। अगर सत्य बोल रहा है तो सत्य को खोजिए, और असत्य बोल रहा है तो भी सत्य को खोजिए, क्योंकि सत्य अगर अलग हो जाएंगे तो असत्य दिख जाएंगे अलग से। ठीक है, तो ये स्पष्ट रखिएगा। पहला कथन कह रहा है कि भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषताएं उपस्थित है। ऑब्वियस सी बात है कि भारत का हिमालय वाला क्षेत्र अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा भारत जो है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। वहीं पे हिमालय वाला जो जगह है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मतलब ठंडे प्रदेश की जलवायु को दर्शाता है। तो भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय भी और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषताएं उपस्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत में कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर पाया जाता है। और वहीं तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत के कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर पाया जाता है। तो इनको एक साथ हम देखते हैं और एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। दैनिक तापांतर किसी दिन के मैक्सिमम टेम्परेचर और रात के मिनिमम टेम्परेचर को दर्शाता है। वहीं पर वार्षिक तापांतर की बात करें तो ये गर्मी का मैक्सिमम टेम्परेचर और ठंडी के मिनिमम टेम्परेचर को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर गर्मी और ठंडी की बात करें तो जल्दी आसानी समझ में आ जाएगा। दिन और रात की बात फिलहाल अभी नहीं करते हैं। तो वार्षिक तापांतर में गर्मी अधिक और ठंडी कम, ठीक, इनके बीच डिफरेंसेस अगर ज्यादा होगा तो वार्षिक तापांतर ज्यादा। तो कर्क रेखा के उत्तरी भाग में, ये कर्क रेखा हो गई, उत्तरी भाग में मध्यवर्ती मैदान, दक्षिणी भाग में प्रायद्वीपीय पठार और ये इक्वेटर है। इक्वेटर में 365 दिन क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। तो ये आप याद रखेंगे। तो अगर गर्मी है 365 दिन मतलब गर्मी में भी गर्मी होगी और ठंडी में भी गर्मी होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेटर पे 365 दिन एक ही ऋतु होती है, वो होती है ग्रीष्म ऋतु। जबकि कर्क रेखा में 6 महीने की गर्मी और 6 महीने क्या होती है, ठंडी। तो चूंकि भारत की बीच से कर्क रेखा गुजरती है इसलिए हमारे भारत में 6 महीने गर्मी और 6 महीने क्या होती है, ठंडी। और इसमें ही दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से क्या होती है, वर्षा होती है। इसलिए 4 महीने गर्मी, 4 महीने ठंडी और 4 महीने क्या होती है, बारिश। यानी 6 महीने गर्मी में 2 महीने की गर्मी में बारिश और 6 महीने ठंडी में 2 महीने की ठंडी में बारिश। यानी बारिश के जो मौसम में 2 महीने गर्मी के मौसम बारिश हो रही होती है और 2 महीने ठंडी के मौसम में क्या हो रही होती है, बारिश हो रही होती है। ठीक है, चलिए फिलहाल अब देखिए कि कर्क रेखा के दक्षिणी भाग की बात करें तो वहां पर वार्षिक तापांतर, दक्षिणी भाग की बात करें मतलब प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। तो ये इक्वेटर के निकट होने की वजह से यहाँ पर गर्मी और ठंडी, तो यहाँ पर गर्मी में टेम्परेचर तो हाई होता है, साथ में ठंडी के मौसम में भी इक्वेटर के निकट होने की वजह से यहाँ पे क्या रहती है,
गर्मी बनी रहती है। तो ठंडी का मौसम जरूर होता है लेकिन रहती क्या है, गर्मी। तो ठंडी के मौसम में ठंडी कम नहीं बल्कि ठंडी, मतलब ठंडी में टेम्परेचर कम की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठंडी के मौसम में भी यहाँ पे क्या रहती है, गर्मी रहती है, टेम्परेचर क्या होता है, हाई। तो गर्मी के मौसम में भी टेम्परेचर हाई और ठंडी के मौसम में भी टेम्परेचर हाई, तो दोनों में टेम्परेचर हाई होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं होंगे, तो टेम्परेचर डिफरेंस कम। अगर गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता और ठंडी यहाँ पे बहुत होती तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा क्या हो गया होता, लो। ठंडी का ज्यादा होना टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा और ठंडी में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम। लेकिन ठंडी में भी यहाँ पर क्या रहती है, गर्मी, इसे टेम्परेचर हाई रहेगा, इसे टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे उच्च वार्षिक तापांतर नहीं बल्कि निम्न वार्षिक तापांतर होना चाहिए। और अगर कर्क रेखा के ऊपर की बात करें तो कर्क रेखा के ऊपर यानी कि इक्वेटर से हम अधिक दूरी पर चले गए हैं, तो यहां पर गर्मी के मौसम में गर्मी, और जब ठंडी का मौसम आता है तो ठंडी के मौसम आने के कारण होता है कि सूर्य का क्या हो रहा होता है, दक्षिणायन। और सूर्य का दक्षिणायन का मतलब यह है कि सूरज अब कहां जा रही है, मकर रेखा की ओर जा रही है, और जब वो मकर रेखा की ओर जाएगी तो कर्क रेखा पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ेगी, और तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ पर क्या होगी, ठंडी होगी। तो कर्क रेखा के ऊपर उत्तर भारत में गर्मी ज्यादा पड़ती है, लेकिन ठंडी के मौसम में यहाँ पे ठंडी भी ज्यादा पड़ती है। मतलब गर्मी में टेम्परेचर हाई और ठंडी में टेम्परेचर लो, तो उनका डिफरेंसेस ज्यादा होंगे और ये कम नहीं बल्कि क्या हो जाएंगी, अधिक। ठीक है, वार्षिक तापांतर। और अगर वार्षिक तापांतर अगर अधिक हो रही है तो दैनिक तापांतर भी आपका क्या रहेगा, अधिक रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर दोनों को एक साथ लिया जा रहा है। तो यहां पर जो कम लिखा हुआ है वो कम ना होकर अधिक, और यहाँ पे जो अधिक लिखा हुआ है यहाँ पे अधिक ना होकर क्या होना चाहिए, कम। तो ये आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट दोनों ही क्या है, आपके गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल एक, यही आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। बिल्कुल, मानसून के पीछे हटने का मतलब होता है कि मानसून का वापस लौट जाना, और इसको हम मानसून का निवर्तन कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करवाती है। तो जानकारी आपको देना चाहूंगा कि लौटती हुई मानसूनी पवनें यानी लौटता मानसून की अगर हम बात कर रहे हैं तो लौटते मानसून की 5 शाखाएं होती है। पहली शाखा जो मध्यवर्ती मैदान में वापस लौट रही होती है, जिसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। नॉर्थ ईस्ट में लौटते मानसून की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। वहीं पर पश्चिमी राजस्थान में लौटते मानसून की दिशा उत्तर से दक्षिण होती है। प्रायद्वीपीय पठार में लौटते मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। और पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जो लौटते मानसून की शाखा है उसकी दिशा भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। तो प्रथम 4 शाखाएं जो है वो तो स्थल से प्रवाहित हो रही है, इसलिए शुष्क होगी। ये जो 5वीं शाखा है वो पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, जो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करते हुए तमिल तट पर क्या करवाती है, चक्रवाती वर्षा करवाती है। तो ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है, और यहां पर लिखा हुआ है कि अरब सागर से जलवाष्प में आर्द्रता ग्रहण करते हुए तमिल तट पर क्या करवा रही है, वर्षा करवा रही है। तो अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण नहीं करती बल्कि कहां से, बंगाल की खाड़ी से क्या ग्रहण करती है, आर्द्रता ग्रहण करती है। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो रहा है, गलत, यानी पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, यहाँ पे महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहा है। तो पहला है हवाओं का मौसमी परिवर्तन। तो हवाओं का मौसमी परिवर्तन, तो मौसम यानी टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहे हैं, और टेम्परेचर प्रेशर के परिवर्तन से हवाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये एक बार सही भी है, ठीक है। तो हवाओं जलवायु की विशेषताओं में शामिल कर सकते हैं इसको। लेकिन दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वर्ष भर लगातार वर्षा। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से वर्ष भर वर्षा नहीं होती। तो इनका अपना एक टाइम पीरियड होता है, इनका कार्यकाल होता है, जहां दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं, ठीक है, हमारे भारत में 4 महीना सक्रिय रहती है और 4 महीने लगभग ये क्या करवाती है, 3 से 4 महीने बारिश करवाती है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, वर्ष भर लगातार वर्षा, ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना, तो ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना ये भी जलवायु की विशेषताएं नहीं होगी कि गर्मी के मौसम में और ठंडी के मौसम में, क्योंकि गर्मी और ठंडी के मौसम में जलवायु का कोई संबंध ही नहीं है, जलवायु का संबंध अलग चीज है। ठीक है, तो गर्मी के मौसम में आखिरी में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज हो जा रही है। तो ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना
कोई जलवायु की विशेषताओं में शामिल नहीं होता। लेकिन ये जो सी नंबर ऑप्शन है कि पवनों की दिशा में परिवर्तन, तो जलवायु के महत्वपूर्ण विशेषताओं में इसे शामिल किया गया है। पवनों की दिशा में परिवर्तन क्यों? क्योंकि जब सूर्य का उत्तरायण होता है तब इसकी दिशा, यानी किसकी, भारत की जलवायु, और भारत की जलवायु कौन सी है, मानसूनी जलवायु। तो मानसून की बात करें तो सूर्य के उत्तरायण होने पर इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, और वहीं जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। मतलब मानसून की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में इनकी दिशा है, मतलब इनकी पवनों की दिशा में क्या होना, परिवर्तन होना। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं मानसून की, तो मानसूनी पवनों में दो हवाएं शामिल है, एक दक्षिण पश्चिम की और एक उत्तर पूर्व की, और इनकी दिशाओं का बदलना ही जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषताओं में ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती, यहां पे प्रभावित नहीं करती पूछ रहा है। पहला, एल नीनो। एल नीनो जो कि एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू की ठंडी जलधारा वाले क्षेत्र में होती है, और ये एल नीनो स्पष्ट रूप से भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, जिसकी उत्पत्ति के साथ भारतीय मानसून भारत में क्या 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 करवाती है, कम वर्षा करवाती है। तो भारत में अगर कम वर्षा हो रही है तो उनके कई कारणों में एक कारण किसका होना है, एल नीनो की उत्पत्ति का होना है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, जेट स्ट्रीम। तो यहां पर जेट स्ट्रीम को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी और पश्चिमी जेट स्ट्रीम। यही वो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है जिसकी वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ये जेट स्ट्रीम भी स्पष्ट रूप से भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। चलिए अब तीसरे ऑप्शन की बात करें, तिब्बत का पठार। तो जब आप मानसून की उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो मानसून की उत्पत्ति में आपको ये पता चलेगा कि तिब्बत के पठार के गर्म होने के बाद ही फाइनली दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति की शुरुआत होती है। जब तक तिब्बत का पठार गर्म नहीं था, भारतीय मानसून की शुरुआत नहीं होती, और तिब्बत के पठार के गर्म होने के बाद ही पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है, और यही पूर्वी जेट स्ट्रीम हिंद महासागर में अवतलित होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून की क्या करती है, उत्पत्ति करती है। तो तिब्बत के पठार भी भारतीय मानसून को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। लेकिन बात अगर गल्फ स्ट्रीम की करें तो गल्फ स्ट्रीम एक जलधारा है जो कि मैक्सिको की खाड़ी में अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में क्या होती है, प्रवाहित होती है। इसका हमारे भारतीय मानसून से कोई भी संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाए जाते हैं। यहाँ पे दैनिक तापांतर का मतलब होता है दिन के तापमान का अधिक होना और रात के तापमान का क्या होना, कम होना। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है पूर्वी तटीय क्षेत्र, दूसरा है छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, अंडमान द्वीपों में, और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पे अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में रेत होने की वजह से, यानी कि मरुस्थल के रेगिस्तान होने की वजह से रेत जो होती है वो गर्मी में या दिन के टाइम बहुत अधिक गर्म हो जाती है, और जैसे ही रात होती है ये क्या हो जाती है, ठंडी भी अधिक होती है। तो दिन के गर्मी में अधिक गर्म होना और रात में अधिक ठंडे होने की वजह से यह एकमात्र ऐसी जगह है भारत का जहाँ पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर, और न केवल दैनिक तापांतर बल्कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर भी यहाँ पर पाया जाता है। तो भारत का एकमात्र क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक दैनिक और वार्षिक तापांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि बाकी किसी भी जगहों में रेत के न होने की वजह से सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया नहीं जाता। तो जहां पर रेत होगी, यानी कि जहां पर मरुस्थल होगा या फिर जहां पर रेगिस्तान होगा, वहां का दैनिक और वार्षिक तापांतर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और भारत में एकमात्र ऐसी जगह थार का मरुस्थल यानी थार का रेगिस्तानी क्षेत्र जहां पर रेत की अवस्थिति की वजह से यहाँ पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, चाहे वो दैनिक हो या फिर वार्षिक हो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। तो पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि विषुवत रेखा की जलवायु कैसी होती है, तभी ना कि विषुवत रेखा कर्क रेखा पर होगी तो कर्क रेखा की जलवायु कैसी होगी। ठीक है, यानी कर्क रेखा के स्थान की जलवायु कैसी होगी। तो यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु कैसी होती। तो विषुवत रेखा की जलवायु आपको बताना चाहूंगा कि विषुवत रेखा में 365 दिन क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। तो यहाँ का तापमान उच्च होता है और इसी हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर बनती है लो प्रेशर, और लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर की आर्द्र हवाएं चलती है समुद्र से और यहाँ पर क्या करवाती है, वर्षा करवाती है। तो अत्यधिक गर्म होने की वजह से यहाँ पे वर्षा भी क्या होती है, अधिक होती है। तो विषुवत रेखा की जलवायु की अगर हम बात करें तो अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा,
इसके अलावा ऑप्शन ए कह रहा है कि अधिक तापमान कम वर्षा, जहां का तापमान अधिक होगा, ठीक है, और यहाँ पे कम वर्षा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा में मैक्सिमम एरिया जो है वो आपका सागरीय क्षेत्र होता है, और सागरीय क्षेत्र होने की वजह से वहां पे आर्द्रता पर्याप्त होती है, और इसके गर्म होने पर आर्द्रता अधिक होने की वजह से वर्षा डेफिनेटली ज्यादा होगी। इसके अलावा जहां पर आर्द्रता मौजूद नहीं होती वहां के हाई टेम्परेचर पे वर्षा ना हो, ये हो सकता है, लेकिन विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा में आर्द्रता अधिक होने की वजह से, अत्यधिक समुद्री क्षेत्र होने की वजह से ये हाई टेम्परेचर होने के साथ साथ यहाँ पे वर्षा भी क्या होगी, अधिक होगी। तो कम तापमान, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, कम ताप, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो अधिक ताप के साथ अधिक वर्षा, ये विशेषता होती है विषुवत रेखा की। तो अगर ये विषुवत रेखा कर्क रेखा पर होती तो कर्क रेखा की भी स्थिति यही होती है, अधिक तापमान के साथ अधिक वर्षा। चलिए अब अगला प्रश्न कह रहा है कि यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका कारण है। तो दक्षिण भाग उष्णकटिबंध में है, जबकि कर्क रेखा के उत्तरी भाग को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो हमारे भारत के कर्क रेखा दक्षिणी उष्ण और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध को दर्शाता है, लेकिन हिमालय क्या कर रहा है, और ये सिर्फ भारत वाली जगहों पर ही देखने को मिलेगी कि हिमालय क्या कर रहा है, उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को, तिब्बत से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत को क्या बनाए रख रहा है, उष्ण। कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण कटिबंध होने के बावजूद भी हिमालय की वजह से ये कौन से कटिबंध को दर्शाता है, उष्ण कटिबंध को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि तिब्बत से आने वाली ठंडी हवाएं हमारे भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मानसून के प्रभाव से किसी शीतोष्ण कटिबंध का उष्ण हो जाना, ये आपके लिए गलत होगा, ये गलत। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, वर्षा किसी जगह को ठंडा कर सकती है लेकिन किसी ठंडी जगह को गर्म नहीं कर सकती। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत के उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है। तो उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है, ठीक है, तो इसके महाद्वीपीय होने का कोई विशेष कारण नहीं है शीतोष्ण के उष्णकटिबंध हो जाने का। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। सी, देश के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के गुजरने की वजह से गर्मी के मौसम में यहाँ पे गर्मी हो सकती है, लेकिन ठंडी के मौसम में यहाँ पर क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। तो ये भी कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि जो आपके कर्क रेखा के ऊपर की शीतोष्ण जलवायु को क्या बना दे रहा है, उष्ण बना दे रहा है। चौथा ऑप्शन कहता है कि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इनकी रक्षा करता है। तो यहाँ पर एक बात समझना होगा आपको कि फाइनली ये एक घर की तरह हम अगर देखा जाए तो अगर एक ठंडी के मौसम में जब पूरा वातावरण ठंडा है, लेकिन एक कमरे में अगर कोई वेंटिलेशन ना हो और गेट बंद हो, तो बाहर भले ही कितनी ठंडी हो, आपका कमरा कैसा होगा, गर्म होगा। बिल्कुल वैसे ही हिमालय क्या कर रहा है, एक गेट की तरह काम कर रहा है जो बाहर की ठंडी हवाओं को अंदर आने नहीं दे रहा है। तो ठंडी के मौसम में भी जैसे कमरा अंदर से गर्म रहता है, वैसे ठंडी के मौसम में भी हिमालय से आने जो तिब्बत से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, उनको हिमालय अगर रोक रहा है तो भारत को अंदर से वो क्या रख रहा है, गर्म रख रहा है। तो पूरा भारत क्या रहेगा, आपका गर्म रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। चेन्नई यानी तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, स्थलीय व समुद्री हवाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो चेन्नई, और बात हो रही जाड़ों में यानी ठंडी के मौसम में, चेन्नई में यानी कि तमिलनाडु में, यानी कि कोरोमंडल तट पर होने वाली वर्षा जो होती है वो लौटते मानसून से होती है। मैंने कई बार कहा है कि उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं जब लौट रही होती हैं तो ये 5 शाखाओं में बटेगी, जिनमें जो 5वीं शाखा है जो पूर्वी तटीय क्षेत्र से प्रवाहित होती है, जो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करेगी और कोरोमंडल तट पर यानी कि तमिलनाडु में क्या करवाएगी, वर्षा करवाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किनके कारण होती है। पश्चिमी तटों पे गर्मी के मौसम में उच्च वर्षा, तो पहला है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, समुद्र के निकट होना। ठीक है, पश्चिमी तटों की अगर हम बात करें तो पश्चिम तटीय क्षेत्र में, ठीक है, समुद्र के निकट होने का कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं है अधिक वर्षा होने का। ठीक है, क्योंकि समुद्र के किनारे तो गर्म प्रदेश के साथ साथ ठंडे प्रदेश भी समुद्र के निकट है, लेकिन समुद्र के निकट के ठंडे प्रदेश जो है वहां पर वर्षा अधिक नहीं होती। तो समुद्र के निकट होना एकमात्र कारण नहीं हो सकता जिससे अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी घाट की अवस्थिति भी, पश्चिमी घाट की वजह से अगर मानसून की बात करें, दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा हो सकती है, लेकिन गर्मी के मौसम में नहीं हो सकती। हिमालय तो किसी भी प्रकार से
उच्च वर्षा का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि समुद्र से दूर होने की वजह से वहां तक पहुंचते तक आर्द्रता वैसे भी कम हो जाती है और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भी वहां पर अधिक वर्षा नहीं करवाती है, तो गर्मी के मौसम में तो अधिक वर्षा होने का सवाल ही नहीं होता। तो ऑप्शन बच जाता है ए, उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। हमारा भारत गर्म प्रदेश, एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश होने की वजह से हमारे भारत में हाई टेम्परेचर की स्थिति बनी रहती है और हाई टेम्परेचर होने की वजह से पूरे भारत में लो प्रेशर होता है और इस लो प्रेशर को भरने के लिए और जो तटीय क्षेत्र में है वहां के लो प्रेशर को भरने के लिए समुद्र से हवाएं चलती है और समुद्र में अपेक्षाकृत लो टेम्परेचर पे हाई प्रेशर होगा और इस हाई प्रेशर से जो हवाएं चलेगी वो आर्द्र हवाएं होगी जो इस लो प्रेशर को भरने के लिए चलेगी और हाई टेम्परेचर की वजह से गर्म होकर ऊपर जाके संतृप्त होकर संघनित होकर बादल बना के क्या करवाएगी, वर्षा करवाएगी। तो गर्मी के मौसम में उच्च वर्षा होना, ठीक है, किस कारण पर निर्भर कर रहा है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। क्योंकि हमारा भारत गर्म प्रदेश होने की वजह से, क्योंकि जो प्रदेश गर्म होगा वहीं पर वर्षा अधिक होगी, ठंडे प्रदेश में वर्षा नहीं होती। ठीक है, अगर वर्षा हो भी रही है ठंडे प्रदेश में तो उसका कारण कुछ और हो सकता है, वो शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा हो सकती है और भी कई कारणों से वर्षा हो सकती है। लेकिन हाई टेम्परेचर वाले क्षेत्र में लो प्रेशर होता है और लो प्रेशर भरने के लिए सागरीय आर्द्र हवाएं चलती है जो हाई टेम्परेचर की वजह से गर्म होकर ऊपर उठकर वर्षा करवाती है। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय अवस्थिति इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहां अधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर वो महीना होता है जब हमारे भारत में मानसूनी हवाओं का निवर्तन होता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं वापस लौट रही होती है जिनको हम उत्तर पूर्व की मानसूनी हवाएं कहते हैं। ठीक है, और ये उत्तर पूर्व की मानसूनी हवाएं कहां पर वर्षा करवाएगी सबसे अधिक? तो मालवा के पठार में नहीं, छोटे नागपुर के पठार में नहीं, पूर्वी पहाड़ियों में नहीं, एक है कोरोमंडल तट जिसको हम तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र कह रहे हैं जहां पर लौटते मानसूनी हवाओं से क्या होती है? वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि लौटते मानसून जो 5 शाखाओं में बढ़ती है उनमें जो 5वीं शाखाएं होती है जिसका नाम है पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, और ये उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कोरोमंडल तट पर यानी तमिल तट पर क्या करवाती है? उष्ण चक्रवाती वर्षा करवाती है। तो ये अक्टूबर नवंबर महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है कहां पर? कोरोमंडल तट पे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून एक अरबी भाषा का शब्द मौसम से लिया गया है। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द मौसम से लिया गया, तो ये इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा स्पेनिश, आंग्ल, हिंदी ये आपके गलत जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है, शीतकालीन वर्षा, शीतकाल में जब आप जलवायु के अंतर्गत शीत ऋतु पढ़ेंगे, शीतकाल में होने वाली वर्षा पढ़ेंगे, तो ठंडी के मौसम में होने वाली उत्तर पश्चिम में होने वाली वर्षा को, वर्षा कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलेंगे? पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसकी वजह से हिमालय के क्षेत्र में क्या हो रही है? स्नोफॉल हो रही है। मध्यवर्ती मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक रिमझिम बारिश हो रही है और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा हो रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं? मावट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आपका सही जवाब होगा। स्थानीय चक्रवात से नहीं, लौटते मानसून से नहीं। ठीक है, लौटते मानसून से उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती। हाँ, तमिल तट पर वर्षा होगी तो वो अलग जवाब है। पूर्वी विक्षोभ जैसी कोई चीज नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी आपको क्या होगा? सही जवाब होगा। अब बात करते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और उड़ीसा। तो भारत में ऐसे 2 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में ऐसे 2 राज्य हैं, पंजाब और छत्तीसगढ़, जहां पर दोनों मानसूनी हवाओं से क्या होती है? वर्षा होती है। न केवल दोनों मानसूनी हवाओं से बल्कि दोनों मानसूनी हवाओं के आपस में टकराने से वर्षा होती है। तो पहला ये पंजाब ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी पंजाब, जहां पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं, दोनों ही मानसूनी हवाएं आपस में टकराकर क्या करवा रही है? वर्षा करवा रही है। तो पंजाब इसका सही जवाब होगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आए। धन्यवाद, टेक केयर।